नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है कि अब आप देख रहे होंगे कि सारी गुफ्तगू का महवर पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची शहर। इसकी वजह शायद हालिया बारिशें, गैर मुतवक्के तो मैं नहीं कहूँगा, तो कराची शहर के अंदर हर कुछ साल के बाद बड़ी तेज़ बारिशें होती हैं और फिर हमेशा हमारा यही रोना होता है। फिर इसी तरह नाले साफ़ होते हैं, गटर साफ़ होते हैं, सड़कों पर नहरें बहती हैं, नए नए दरियाओं के नाम रखे जाते हैं। मेरे ख्याल शाहराहों के नाम जो हैं वो अब नहरों और नालों पर रख दिए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि शहर का बुरा हाल है। इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, कहते हैं साहब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए थी, नाले वक्त पे साफ़ नहीं किए गए, ड्रेनेज का सिस्टम सही का नहीं बनाया हुआ, पानी की निकास का निज़ाम मौजूद नहीं है। फिर और कुछ ना मिले तो कहते हैं जनाब इल्लीगल बिल्डिंग्स बन गई। इल्लीगल बिल्डिंग्स बन जाने की वजह से नेचुरल जो कोर्स ऑफ वाटर है वो ब्लॉक हो गया। फिर उसके अलावा सनती इलाकों के बारे में तो किसी का फोकस ही नहीं है ना, वहाँ पे तो लोग रहते नहीं हैं, तो वहाँ पे जो बारिश तबाही मचाती है उसके मुतालिक ज़्यादा कोई ख़बर आती नहीं सामने। और हमारे यहाँ तो सनती इलाकों के अंदर ही रिहायशी इलाके बन गए, इसलिए उनके बारे में थोड़ी बहुत ख़बर आ जाती है। अब सोचें फैक्ट्रियों का फजला लोगों के घरों में। खैर मैं क्या कह सकता हूँ, नए नए इलाकों के मुतालिक मालूम होता है जो शहर में शायद कुछ साल पहले थे भी नहीं, और ये बताया जाता है कि जनाब वहाँ पर भी तुग़यानी आ गई। और वो क्या वर्ड आजकल यूज़ कर रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग, तो वो भी हो गई। नहीं, मुझे का खेज़ नहीं है, ये मुस्कुराहट ऐसी है जिसे कहते हैं बेबसी की मुस्कुराहट। इंसान जब बड़ी अजीब किस्म की कैफियत में आ जाता है तो फिर वो बेबसी महसूस करता है, उसमें फिर वो रो नहीं सकता, परेशान नहीं हो सकता, बल्कि मुस्कुराना शुरू करता है। अपनी इस हालत पर मुस्कुराता है, हंसता है, सोचता है वाई एम आई लाइक दिस, वाई एम आई इन दिस स्टेट। तो आज इस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है। इसके अलावा मैं ये भी बात कि जब भी कराची के मुतालिक बात की जाती है तो लोग कहते हैं सर फाइनेंशियल कैपिटल, सनती हब, लेकिन आप इसकी जानिब देखें तो सारा का सारा फोकस क्या ज़्यादा कराची शहर पर नहीं आ गया? और फिर हमारे सनती इलाकों की जो हालत है उसके मुतालिक बात करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ख़ास तौर पे मैंने एक ऐसे मेहमान को आज मदऊ किया है जिनके दौर में जो है काफ़ी, मैं कहता हूँ कि ये जो है लाइमलाइट में भी रहे, इन्होंने फेस किया, म्यूज़िक प्रेस को भी फेस किया, अपनी अचीवमेंट्स भी बताई, जहाँ कहीं शॉर्ट कमिंग्स थी उनको दूर करने के लिए काविशें कोशिशें भी की। ज़ाहिर बात है महदूद वसाइल के साथ जितना कर सकते होंगे वो इन्होंने किया होगा। और उसके बाद जो है सियासत के अंदर भी अपना एक नाम रखते हैं। जनाब रऊफ़ सिद्दीकी साहब सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, MQM से इनकी वाबस्तगी, MQM पाकिस्तान अब तो साथ कहना पड़ता है, और साथ साथ जो है मुतअद्दिद पोर्टफोलियोज़ रखे हैं, साबिक सूबाई वज़ीर रहे हैं, अहम मुद्दों के ऊपर ये फाइज रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। रऊफ़ सिद्दीकी साहब, मैंने तमहीद में कोशिश की कि मैं आज माइल्ड रहूँ, वरना मैं आपको सही बताऊँ कि इस वक्त कैफियत क्या आप जानते हैं, हर एंकर जिसका कराची से ताल्लुक़ नहीं भी है वो भी एट द टॉप ऑफ हिज और हर वॉइस स्क्रीम कर रहा है कि जी स्टेट देखें शहर की। आपके सामने एक बात रखता हूँ, मेरा मौजू मैंने जैसे आपको आगाज़ में बताया, सनत तिजारत से मुंसलिक आपका पोर्टफोलियो भी माजी में ये रहा है और इसी की वजह से आपको शोहरत भी बहुत मिली। थोड़ा सा जायज़ा पेश करें इस तमहीद की रोशनी में कि क्या कुछ शहर के साथ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है? जी, मतलब है क्या हुआ है और अब क्या होना चाहिए? होना चाहिए भी आप बता दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने पैदाइश के बाद से लेकर अब तक ये सुना कि कराची पाकिस्तान की शहरक है, पाकिस्तान का ये माशी हब है, कराची रोशनियों का शहर है, कराची में बड़े ज़हीन लोग पैदा होते हैं, ये सब सुनते रहे। जी। लेकिन उसका हशर कचरा कुंडी की सूरत में सामने आया है आपका चूँकि मौजू आज का यही माशी मामलात और सनती मामलात है। मैं दूध नहीं करूँगा आपको, लेकिन जाहिर बात है मेरा मौजू ही है। जी, तो कहने का मतलब ये है कि कराची में जितनी भी सनतें इस वक्त मौजूद हैं, अगर कोई ये समझता है कि सनती इलाके को हम डेवलप करने के बाद इस शहर को बेअमा छोड़ दें और वो इंडस्ट्रियल जोन ग्रो कर जाएगा, तो कैसे कर जाएगा? क्योंकि सारी मैन पावर तो इस शहर से निकल के जाती है। बिल्कुल। वो लाखों लोग रात भर 2-2 फीट पानी में अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, पूरी रात लाइट नहीं हो, मजदूर परेशानी की हालत में। आप बताइए सुबह वो परफॉर्म करेगा तो क्या कैसे करेगा? वो सनतकार
उसका बोझ उठाएगा तो कैसे उठाएगा। एक तो ये सूरत हाल है जो आज का है। और आपने कहा कि बहुत बुलंद आवाज़ में, बिल्कुल बुलंद आवाज़ में ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि इक़्तिदार के सिंहासन पे मैंने ये देखा है कि जैसे ही इक़्तिदार के सिंहासन पे इंसान बैठता है तो पहले तो उसकी आंखें चली जाती हैं, फिर दिखाई कुछ नहीं देता, कोर निगाही आ जाती है। उसके बाद फिर कान भी चले जाते हैं, फिर आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, फिर वो कुल्ली इख्तियार की तरफ दौड़ता है कि तमाम इख्तियार, इंटायर पावर हमारे पास हो। इन कमबख्तों को ये मालूम ही नहीं कि इंटायर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी किसी की भी नहीं है। और फिर इनकी गुफ्तगू आप सुनिए, इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद तो जी नहीं चाहता कि बाद ऐसा लगता है जैसे पीठ पे कोड़े मारे जा रहे हैं। अब मैं इंडस्ट्रियल जोन की जो आपकी बात, देखिए हमने अपने वक्त में यही कर लेते और इसमें पैसे भी नहीं लगने थे ज़्यादा। 25-25 करोड़ लानी इंडस्ट्रियल जोन को, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और कोरंगी, इन तमाम इनके जो प्रेसिडेंट और इनकी यूनियन थी उनके हवाले किए कि ये 25 करोड़ रुपए आप लीजिए। मैं आपको प्रायोरिटी नहीं बताऊंगा कि आपने अपने इंडस्ट्रियल जोन को, हालांकि अंधेरा पड़ा रहता था, लाइट कहाँ लगानी है, सड़क कहाँ बनानी है, ये 25 करोड़ आप लीजिए। अपने बोर्ड से इंजीनियर्स लें आपके पास, खुद ही टेंडर कीजिए, खुद ही बनाइए, खुद ही पेमेंट करिए। मुझे तो बुलाइए जब सगे बुनियाद रखे, ताकि मुझे पता हो कि आपने क्या काम कर रहे हैं। और जब फाइनल हो जाए तो मैं तो यानी ये ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ट्रांसफर कर दी स्टेक होल्डर्स को, जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स। और आप यकीन करें उस 25 करोड़ में उन्होंने 50 करोड़ का काम करवा लिया। अगर वो 25 करोड़ हम सरकारी ठेकेदारों को देते तो वो 5 करोड़ का भी काम नहीं होता, 40% 45% तो किक बैक में चला जाता। अच्छा, मसला ये है, आपको दर्द तो होना इस चीज़ का कि आप इस इलाके को डेवलप करना चाह रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। रऊफ सिद्दीकी साहब से बात कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि इनकी दौरे वजारत के दौरान इन्होंने क्या किया कि ना बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियल्स पे कॉन्फिडेंस किया, उन्हीं को फंड्स दे दिए कि आप काम कराओ, प्रायोरिटी भी खुद तय करें। हाँ, और उन्होंने काम किया। और ये लाहनी आपके करीबी है, ये कोरंगी, आप इनको बुलाएं। देखिए, अगर तो ये कंटिन्यू रखते इस 10 बरस में, हर बरस, ज़्यादा नहीं, हालांकि ज़्यादा देना चाहिए था, क्योंकि आपकी बैकबोन है ये सनती जोन। 25-25 करोड़ हर साल ही देते रहते तो कितना डेवलप हो चुका होता। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं है। मैंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि गवर्नमेंट के 8 इंडस्ट्रियल जोन हैं। कराची में साइट, सुपरा हाईवे, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, लड़काना, इसको पावर बेस्ड इंडस्ट्रियल जोन में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, उसके लिए ज़मीन भी मौजूद थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत की कोई दिलचस्पी हो, फिर केसी वालों ने उसके ऊपर एक और पक डाल दी कि जी हम यहाँ से अपने पोल नहीं हटाएंगे, तो एक झगड़ा और इसमें बस। अच्छा, अगर ये पावर बेस हो जाता तो जो 50-50 मेगावाट के भी थे, तो मेरे उस कैलकुलेशन में था कि 200 मेगावाट और 300 मेगावाट के तो ये बन जाते ना, और इंडस्ट्रियलिस्ट खुद चलाते, मतलब एक फार्म्स बन जाते हैं, एनर्जी फार्म्स। अच्छा, हाँ, इंडस्ट्रियल जोन इंडिपेंडेंट, भाई आप जाने, आपका काम जाने। और यही शॉर्टफॉल शहर के अंदर है, तो ये 200 मेगावाट बचती तो आपके शहर के अंदर भी शॉर्टफॉल ख़त्म हो जाता। लेकिन सुनिए, गौर से सुनिए, आपके लोग भी सुने, ये जो रिश्वत है, ये जो किकबैक्स हैं, ये जो लूट मार के जहनों के साथ बैठे, इसमें बगैर किसी, मैं हुज्जत के कहता हूँ, ये नहीं करने देते। आप अच्छा काम करना चाहेंगे तो कर नहीं सकते। जैसे इमरान खान साहब माफियाज का जिक्र करते हैं। यार मैं तो वो बात नहीं करता यार। बात यह कि मेरे पास ये इख्तियारात दें तो मैं कोई जिक्र थोड़ी करूँगा, फिर मैं तो इम्प्लीमेंट करूँगा, और मैंने किया। मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। आप उठाइए रिकॉर्ड को, जब मैंने चार्ज संभाला था तो सोराब गोड के ऊपर तमाम कंटेनर के माड़ी से आते थे, जमा होते थे, और पुलिस स्कॉट के जरिए पूरा सिंध क्रॉस होता था। शाह बेलो ऑपरेशन अब करके बताए ना,
600 स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका, कच्चे का इलाका, जहाँ डाकू ये सनतकारों को उठा उठा के लेके जाते थे, 50 साल से अमाज का बना हुआ था, वो ख़त्म हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। नतीजा क्या निकला कि मैं ये सोचता था कि कराची बंदरगाह है, यहाँ से पूरा पाकिस्तान लैंड लॉक है, पंजाब, KPK, फिर अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशिया। अगर यहाँ पर इस तरीके से लूट मार होगी हाईवेज के ऊपर, तो फिर क्या होगा? आपको पता है उस ऑपरेशन के बाद जो हाईवे क्राइम था जीरो पे आ गया था। उसमें मैंने कौन से मेडल लगाने थे या कौन सी चीज़ें, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए ना। तो ये बातें तो अच्छा, तो वो जो था पावर बेस इंडस्ट्रियल जोन में, मैं एक और मिसाल दूँ, नूरियाबाद, तारीख उठाइए, आप तो इस सब्जेक्ट के हैं, आप जाइए और जाके देखिए, 50 बरस से ये नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट आइडल पड़ा हुआ था। हाँ, डकैतियाँ वहाँ पे अजीब अजीब, और इंडस्ट्री भी टेक ऑफ नहीं की थी वहाँ पे यार कैसे करेंगी, पानी भी नहीं था। फिर वहाँ पे डाकू अलग थे, और डाकू किनके थे? डाकू इन्हीं सब लोगों के थे, पिछली नस्ल के। नाम नहीं लिया, वरना नाम लेने वाले थे। मैं तो नाम भी नाम ना ले, नाम ना ले। नहीं, वो तो आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी थोड़ी है। नहीं। मसला ये है कि पिछली नस्ल के अक्सर डाकू हमारी नस्ल के रहबर ठहरे। आप उनको सर का ताज बना के अगर बैठे रहेंगे, आपकी ज़रूरत अगर इससे पूरी होती है, तो मैं इसमें क्या कर सकता? आपको मैं बताऊं, वहाँ पर केंजर से 30 किलोमीटर, क्योंकि पानी नहीं था वहाँ पर, 30 किलोमीटर पाइपलाइन बिछवाई, अपने सामने मुकम्मल कराई, रात दिन, और वो मुकम्मल कराई, तो आज नूरियाबाद ग्रो कर रहा है। लेकिन फिर आप आ जाइए, अभी आपने इंट्रो भी बता रहे थे ना, सिर्फ कराची की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और जब मैं कराची नहीं, मेरे जहन में तो ये है कि देखें, सारा बर्डन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने कराची के ऊपर रखा है, और सारा मैं कथा कलामी कर दूं आपके जरा सा। सिर्फ यही बात नहीं, सिर्फ कराची के सनती जोन के बात और इंडस्ट्रियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक और बात भी करता हूँ कि सिर्फ ये नहीं, 70% रेवेन्यू कराची से वफाक को जाता है, 90% प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि टेक्सटाइल की सूरत हाल इस वक्त ये है कि फैसलाबाद का पूरा टेक्सटाइल, उनके पूरा माल जो है वो कराची में उन्होंने फेंक दिया, वहाँ टैक्सेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी अब आप तो जानते हैं ना ग्रे इकोनॉमी क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है। अब अंडर टेबल और अंडर ए वाइस जो इकोनॉमी, ये तो मजबूर है ना, ये सारे ये तमाम मामला। काम तो मुल्क में बहुत से हो रहे हैं। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं तो ठीक करना पड़ेगा। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले यहाँ पर अगवा बराए तावान और मजहबी दहशतगर्दी, फला दहशतगर्दी, फला दहशत। नहीं, वो मेडल तो किसी और ने पहन लिया भाई। वो मेडल कहीं और चला गया। लेकिन वो मेडल तो नवाज शरीफ साहब पहन के लंदन चले गए। वो कह रहे हैं मेरी वजह से हुआ है। जिसने भी लिया बहुत अच्छा किया, नहीं, लेकिन उसके बाद क्या किया? सुकून तो फिर भी लेने नहीं दिया। उसके बाद कचरा कुंडी बना दिया। अब ये सनतकारों के पास आप जाएं, इनके बाहर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इतना कचरा, इतनी गंदगी, इतनी तमाम चीज़ें, तो ये मजबूरी तौर पर तबाह करने का मैं समझता हूँ कि कोई मनसूबाबंदी नहीं है। ये अपने सर्व इंटरेस्ट के ऊपर तबाही बर्बादी पे तुले हुए बैठे में। अब आप एक मामूली सी मिसाल, आप किसी भी सनतकार को बुलाइए, वो बेचारा अपनी कंपनी की इकनॉमी तो बता सकता है, माशी पॉलिसी तो बता सकता है, लेकिन आपको पूरे मुल्क के अंदर, अब FBR की मैं एक मिसाल देता हूँ, मेन है ना ये, इसके अंदर ऐसे बेहतरीन हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, बैंकिंग क्राइम में ऐसे ऑफिसर हैं, लेकिन वो पता है कहाँ हैं? वो OSD बने हुए हैं, उनको पूछता कोई नहीं है। तो आप जब इंटरेस्ट ही नहीं रखे, अब आपके स्टेट बैंक, सिर्फ एक सरकारी अफसर ही आपको बता सकता है कि OSD की क्या हैसियत। जी, आप चले बैंकिंग में आ जाए, स्टेट बैंक में, यार वहाँ पे भी अच्छे तो अफसर हैं, लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो मुझे आके बताते थे, स्टेट बैंक में जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ना, वो भी 2 घंटे बाहर बिठा के रखता है। वो आपने ताकत वाली शुरू में बात की थी ना। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक गुफ्तगू जारी है। जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब से बात कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, सनत व तिजारत की जब बात आती है तो ये काफ़ी अरसे तक, क्योंकि सूबाई वज़ीर रहे इस शोबे के और भी इनके पास वजारतें रही हैं माजी के अंदर, तो लेकिन इसकी वजह से इनको मकबूलियत शोहरत ज़्यादा मिली है। तो मैं रऊफ सिद्दीकी साहब, एक्सक्यूज़ मी, आपकी बात जारी है, मैं उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करूँगा, लेकिन सर मेरी बात सुने। आप जब बात करते पूरे सिंध के, आप वज़ीर, सारी बात कराची शहर का आपने जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर का आपने जिक्र किया, आपने इम्प्रूव की, भी सनतें भी तो आपने लगानी है ना अंदरूनी सिंध में, ताकि ये जो एक्सेस बर्डन आ रहा है कराची शहर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट का, माइग्रेशन का, ये ख़त्म हो। अंदरून सिंध में आप जाएं तो यहाँ जो बिजली है वो महंगी भी है, वहाँ पर बिजली भी सस्ती है। बिजली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिजली चोरी करने की गुंजाइश भी थोड़ी ज़्यादा है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि वहाँ पर बिजली जो है वो वही इदारा नहीं देता जो कराची में देता है। वहाबडा के ज़ेर इंतज़ाम और जो पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कोज़ हैं वो ज़्यादा वहाँ ऑपरेट कर रही हैं। पानी मुयस्सर है, याद रखें दरिया सिंध वहाँ बहता है, पानी वाफिर मकदार में मौजूद है। सनतें क्यों नहीं लग रही? देखिए, आपने 6-7 सवाल एक साथ में इतनी खूबसूरती के साथ बयान कर दिए। देखिए, दो बड़े शहर कराची, हैदराबाद, दो बड़े शहर, उसके दरमियान इतना बड़ा पूरा सुपर हाईवे का पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बेहतरीन सनती जोन बन सकता था, बनाना चाहिए, क्योंकि दो बड़ी मार्केटें आपके साथ हैं। प्लस हैदराबाद में ये सूरत हाल है कि मैंने अपने वक्त में वहाँ एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया, वो कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, उसके पे कब्ज़ा है, उस पर मुसीबत है। असेंबली में मैंने तकरीर की, मैंने कहा भाई ये क्या प्रॉब्लम बनाई है, वहाँ तो प्लाटिंग, तो वहाँ पे ये सारे मामलात इस तरह से। अब आगे चलिए, नवाबशा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ जाके देखें, मेरे कद से बड़े और आपके कद से बड़ी घासें उगी हुई है। वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैंने लगाया, मुकम्मल कराया, पानी आ रहा है, लाइनें, तो फिर मैंने कहा कि लाइन शहर में दे दो यार, लोग ही पिया करें पानी अगर वहाँ नहीं लगते। फिर आप आगे चलिए, वो लाड़काना इंडस्ट्रियल जोन, जी, उसका संगे, मतलब मेरे वक्त में हुआ तो उसमें आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों आए, फीता काटा, और फीता काटते हुए मैंने कहा कि पैसे भी तो दे दें इसके ऊपर ताकि हम काम शुरू करें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल पैसे देंगे। वो पैसे वैसे तो क्या देना था, जो ज़मीन वहाँ पे दी, आप अंदाज़ा लगाइए उस तक का प्रेसिडेंट और मौजूदा जो चेयरमैन पार्टी के, वो दोनों ने फीता काटा। ज़मीन पता है कहाँ दी? वो तो वहाँ का जो सिटी नाजिम था वो तो ज़मीन ही नहीं दे रहा था। फिर ज़मीन दी तो इतनी बड़ी खाई के अंदर दी कि उसके अंदर मेरे ख्याल में आधा लाड़काना खोद के मिट्टी डालनी पड़ती। वो आज तक ऐसी पड़ा हुआ है, उसको कोई किसी ने टाइप, मैं तो फिर हटी गया। मैंने शक्कर अब आपको मैं बताऊं, मिट्टी में पहली बात ये समझ लीजिए, ये लोगों को तो देखे ना, लकड़ी लेके ढोल पीटते रहते, पता होता कुछ है ही नहीं। आप बातें करवाइए। देखिए, ये एक ट्री और ये फन है मईशत और सनत को आपको कैसे चलाना है। नंबर 1 कॉटेज इंडस्ट्री, नंबर 2 स्मॉल इंडस्ट्री, फिर नॉर्मल इंडस्ट्री। अगर नॉर्मल इंडस्ट्री पे कोई बोझ आए, ये दो एरियाज इन्होंने हाईलाइट किए हैं, यहाँ पे आर्टिसंस बहुत हैं, और ख़ास तौर में आपको बताऊं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती हैं जब इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिसंस जो हैं वो चीज़ें प्रोड्यूस करें, जिनकी बैनुल अक़वामी और मुकामी मंडियों में दोनों में डिमांड है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है। जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध की सनती सूरत हाल के बारे में बात कर रहे हैं, और इन्होंने जो है मुकामी पूरी मईशत को उसमें कवर किया है। मुख्तसरन आपसे कहूँगा वो कंक्लूड कर लें जो बात आप कर रहे थे। देखें, कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में आप बात कर रहे थे, जिसको आपने इस्टेब्लिश किया, इनकरेज किया, क्यों ज़रूरी है आप बता रहे थे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इतना पोटेंशियल है पूरे पाकिस्तान में कॉटेज इंडस्ट्री का। मैं मिडल ईस्ट में ख़ासतौर पे देखता था कि सिंधी गले 50-50 रियाल में बिकते थे, यहाँ 50 रुपए में लेते थे। जो कॉटेज आर्टिजन कॉलोनी मैंने बताई, आप जाइए अपने कैमरामैन को भेजिए, मिट्टी के अंदर 2 कमरे का एक मकान फ्री और एक दुकान फ्री, और पूरी ईमानदारी के साथ आप जाके कैमरा के साथ बात कीजिए,
आप अब जाके देखिए वो सब छीन छान लिया, पैसे दे के खरीद लिया। वो गरीब लोग थे बेचारे, झुग्गियों से उठ के। लेकिन खैर बहरहाल ये कब तक रोना रोते रहेंगे? असल तो मसाइल का कोई हल भी तो होना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री को जितना आपको पुश करना है, उनको टैक्स मिनिमम कर दें उनका। और कॉटेज इंडस्ट्री को तो आप उनसे अव्वल तो मिलते ही क्या है जो आप उनसे लेंगे, वो भी छोड़िए, ताकि ये बूम करे। और आने वाला वक्त जो इस वक्त इंटरनेशनल क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर है, कोरोना तो एक बहाना है, लेकिन जितनी भी ये जंग व जदल हुआ है उसके बाद तो ये इसका फितरी नतीजा ये है कि ये क्लैप्स करेगा। उस वक्त आपके पास कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री मजबूत हो, कम से कम आप अपने मुल्क की ज़रूरियात तो पूरी कर सकें। अभी ये किसी ने नहीं सोचा कि मिडिल ईस्ट से और तमाम दुनिया से जो पाकिस्तानी जॉबलेस हुए हैं या जो आएंगे, जो निकाले जाएंगे, उनकी तादाद लाखों तक होगी। उनकी खपत कहाँ होगी? उनकी खपत यही कॉटेज इंडस्ट्री में होगी, स्मॉल इंडस्ट्री में होगी। पैसे थोड़े थोड़े लेके आएंगे। ये मैं फाजिल वजीर को कहना चाहता हूँ कि वो भी बात सुने। रऊफ सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे हैं बड़ी अहम है। वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ पीपल एंड मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स। इफ दे रिटर्न व्हाट विल दे डू? जी, तो आप जब कॉटेज इंडस्ट्री को फ्री करेंगे तो वो थोड़े थोड़े जो पैसे लेके आएंगे वो इस पर इन्वेस्ट करेंगे और इसको चलाएंगे। अब चाहे ये जो क्राइसिस रहेगा, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो 15 से 20 बरस रहेगा। ये 2-4 साल की बात नहीं है, ये खाम खाए के बैठ के कोई। ये साहब आज तशरीफ ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें बताया, लेकिन मेरी वो कहते हैं ना कि तिश्नगी रह गई, वो वाकई में तिश्नगी रह गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे डिस्कस करनी सनत व तिजारत की, और बिलखुसूस कराची शहर और सिंध सूबे की जो हमारी सनत व तिजारत की सिचुएशन है, ये जो है अधूरी रही है हमारी नशिस्त। इसके लिए मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि विद इन अ फोर्टनाइट मैं इनको दोबारा से तकलीफ दूंगा, सो दैट ही कम्स बैक अगेन एंड वी कैन टॉक ऑन दिस इशू वंस मोर। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।